Bismillahirrahmanirrahim. Hopefully, students, you will be fine and enjoying good health in your homes. Students, uh, अभी प्रीवियस लेक्चर में हमने जो चीज़ डिस्कस की थी वो हमने डिस्कस किया था लिमिट को, ठीक है। और फिर हमने लिमिट को तीन तरह से डिस्कस किया। पहले इनफॉर्मल लिमिट को डिस्कस किया, फिर उसके बाद उस इनफॉर्मल लिमिट को मैंने अप्लाई करके दिखाया पोलिनोमियल वाले क्वेश्चंस के ऊपर, अलजेब्रिक क्वेश्चन के ऊपर। और आफ्टर दैट जो प्रीवियस लेक्चर में हमने वर्किंग की बच्चों, वो हमने की वर्किंग ट्रिग्नोमेट्रिक प्रॉब्लम के ऊपर, ठीक है। तो आज हम जो उसी टॉपिक को आगे इन्हांस कर रहे हैं वो है कंटिन्यूटी ऑफ लिमिट, ठीक है। कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन। कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन क्या होता है? In an informal sense, a function is described as continuous if it can be sketched without lifting your pen or pencil from the paper. It means it has no gap, no jump, and no break. ठीक है। तो बच्चों, अगर हम सिंपल बात करें कि कंटिन्यूटी किसको कहते हैं, तो बच्चों उसके लिए आप जरा गौर करें कि डायग्राम के ऊपर कि फंक्शन हमारे पास कंटिन्यूस कब होता है। बच्चों, अगर हमारे पास कोई भी गैप फंक्शन के अंदर ना आए। देखें, ये हमारे पास कोई कर्व है बनाई हुई, ठीक है। ये किसी फंक्शन की कर्व है, ठीक है। y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है, किसी भी फंक्शन की कर्व है। तो बच्चों इस कर्व में कोई गैप नहीं है, मतलब ना कोई गैप है, ना दरमियान से कहीं से टूटा हुआ है, ना ही वो डायरेक्ट नीचे डाउन कर रहा है, ठीक है। तो उस सूरत में हम कहेंगे कि ये फंक्शन हमारे पास कंटिन्यूस है। अब इस केस में देखें तो हमारे पास इस पॉइंट जो ओपन छोड़ा हुआ है ना, मतलब आपको पता है कि जब सर्कल लगा दें हम किसी भी ग्राफ के ऊपर, तो उसका मतलब क्या होता है कि मतलब उस पॉइंट पे अगर मैं देखूं एक्स एक्सिस के ऊपर, तो यहाँ पे जो पॉइंट बनेगा जनरल, उस पॉइंट पे ये फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है, मतलब डिफाइन नहीं है। तो हम कह सकते हैं, जारी बात है कि हमने बोला हुआ है कि कंटिन्यूस नहीं होगा, क्योंकि हमने पढ़ा है कि वो हमारे पास नो शार्प एज होना चाहिए, नो शार्प कॉर्नर होना चाहिए। तो कंटिन्यूटी के लिए ये देखिए ना, यहाँ पे मैंने आपको बताया था, यहाँ पे नो गैप, नो जंप एंड नो ब्रेक, ठीक है। नो गैप, नो जंप एंड नो ब्रेक। अभी मैंने वर्ड शॉर्प कॉर्नर बोल दिया, तो और सेंस में यूज करते हैं। शॉर्प कॉर्नर बेसिकली इसको बोलते हैं बच्चों, इस तरह ये शॉर्प कॉर्नर है, ये चला, ठीक है। तो इस पे फंक्शन अगर ऐसे जा रहा है तो फंक्शन कंटिन्यूस होगा, ठीक है। लेकिन वो अलग बात है कि वो डिफरेंशिएबल नहीं होगा इस पॉइंट पे, जो यहाँ पे पॉइंट आएगा। लेकिन अभी मेरे मुंह से लफ्ज स्किप हो गया, शॉर्ट कॉर्नर, तो मैंने आपको बता दिया कि शॉर्ट कॉर्नर इसको कहते हैं। लेकिन यहाँ पे जो बता रहा हूँ फंक्शन कंटिन्यूटी बेसिकली हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे। तो उसके लिए आप ध्यान में रख लें स्टूडेंट्स कि नो गैप, नो जंप, नो ब्रेक, ठीक है, कि नहीं होना चाहिए। तो फिर हम कह सकते हैं कि फंक्शन हमारे पास वो कंटिन्यूस है, अदरवाइज नहीं कंटिन्यूस। तो यहाँ पे देखिए आप बच्चों, यहाँ पे कोई गैप नहीं है, कोई जंप नहीं है और ना ही कोई ब्रेक है, तो हम कहेंगे ये फंक्शन कंटिन्यूट है। लेकिन कंटिन्यूस है, यहाँ पे हमारे पास इस पॉइंट पे फंक्शन डिफाइन नहीं है, तो हम बोलेंगे ये फंक्शन डिसकंटिन्यूस है। लेकिन अगर एक पॉइंट पे फंक्शन डिफाइन ना हो, बाकी पे डिफाइन हो, तो उस केस में हम उसको बोलते हैं बच्चों, वो डिसकंटिन्यूटी का जो है वो कौन सी टाइप है, वो रिमूवेबल है। डिसकंटिन्यूटी की कौन सी टाइप है बच्चों, वो रिमूवेबल है। ये याद रखना है कि अगर एक पॉइंट पे फंक्शन डिफाइन ना हो, तो वो हम कह सकते हैं कि वो रिमूवेबल है। तो इसी तरह से हमारे पास अगर इस केस में हो, मतलब लेफ्ट हैंड, ये लेफ्ट साइड है और ये राइट साइड है, ठीक है, ग्राफ की। तो उस केस में भी जारी बात फंक्शन टूटा हुआ है यहाँ से ग्राफ, तो हम बोलेंगे कि हमारे पास वो डिसकंटिन्यूस तो है, लेकिन कौन सी टाइप है, ये जंप है, तो यहाँ से जंप करना पड़ेगा, तो डिसकंटिन्यूटी की टाइप जंप है। लेकिन अगर इस केस में देखें कि अब हमारे पास यहाँ पे फर्ज करें x इज इक्वल टू ए है यहाँ पे, तो x इज इक्वल टू ए पे फंक्शन डिफाइन नहीं है, ठीक है। ऐसे चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, इन्फिनिटी पॉइंट पे जाके जो है वो x इज इक्वल टू ए पे साथ जाके अटैच होता है। तो हम इस केस में भी कहेंगे फंक्शन हमारे पास डिसकंटिन्यूस है, क्योंकि आप उसमें अटैच नहीं हो रहे, या ऐसे चलते जाएंगे। तो ये इनफाइनेट टाइप है डिसकंटिन्यूटी, ठीक है। तो ये फॉर्मल वे से मैंने बता दिया कि कंटिन्यूस किसको, इनफॉर्मल वे से बता दिया कि कंटिन्यूस किसको कहते हैं, कि नो जंप हो, नो
कहीं से भी फंक्शन टूटा ना हो, ठीक है, तो उस केस को हम जो है वो क्या बोलते हैं, नो जंप, नो ब्रेक और नो गैप, तो उस फंक्शन को हम क्या बोलते हैं, हमारे पास वो कंटिन्यूस है। अदरवाइज हमारे पास वो सारे केस डिसकंटिन्यूस है, ठीक है। अभी इसने ये डिस्कस भी यहाँ पे यही किया हुआ है। तो मोर फॉर्मल डेफिनेशन जो है वो कंटिन्यूटी की है, वो क्या है, कंटिन्यूटी की फॉर्मल डेफिनेशन बेटा तीन चीजें आपने ध्यान में रखनी है। एक फंक्शन जो है वो एफ कंटिन्यूस है एक पॉइंट एक्स इज इक्वल टू ए के ऊपर, एक फंक्शन एफ जो है वो कंटिन्यूस होगा एट एक्स इज इक्वल टू ए के ऊपर अगर हमारे पास एफ ऑफ ए पे फंक्शन डिफाइंड हो। पहली बात तो ये कि जिस पे हम चेक कर रहे हैं कंटिन्यूटी के उस पॉइंट पे फंक्शन डिफाइंड हो, एक चीज। दूसरे नंबर पर बच्चों बात ये है कि वहां पे ये जो दूसरे नंबर पे पॉइंट लिखा हुआ है ना, वो तीसरे नंबर पे पॉइंट आना था, और तीसरे नंबर वाला पॉइंट दूसरे नंबर पे आना था, वो उल्ट लिख दिया उसने। पहले पॉइंट पे एफ ऑफ ए इज डिफाइंड, कि फंक्शन डिफाइंड होना चाहिए, मतलब कहने का कि ए जो जिस पे हम चेक करना चाह रहे हैं कंटिन्यूटी, उस पॉइंट को जब फंक्शन के अंदर पुट करते हो तो आंसर कोई ना कोई आता है। इसी तरह से बच्चों हमारे पास लिमिट चेक करनी है एट एक्स इज इक्वल टू ए पे, तो वो एग्जिस्ट करनी चाहिए, मतलब कहने का कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का आंसर इक्वल आना चाहिए। तो अगर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का आंसर इक्वल आ रहा है और ये भी डिफाइंड है, तो हम कह सकते हैं तीसरे पॉइंट में कि वो तीनों चीजों का आंसर इक्वल होगा। मतलब इसके अंदर दो चीजें आती हैं, इस चीज के अंदर एक लेफ्ट हैंड लिमिट भी आ जाती है और राइट हैंड लिमिट भी आ जाती है। तो लिमिट x goes to a f of x which is equal to f of a, तो ये हमारे पास बच्चों कंटिन्यूटी की डेफिनेशन है। अब इसी तरह से मैं बता देता हूँ रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी की क्या बातें की हुई है बच्चों। यहाँ पे बात बता देता हूँ, ये उसने ये बातें भी इधर यही लिखी होंगी रीडिंग में भी, रिमूवेबल में। अब देखिए मैं पहले ग्राफ में देख ले थोड़ा सा, जो उसने टेबल सा बनाया हुआ है, वहां पर ज्यादा क्लियर हो जाएगा। जब फंक्शन कंटिन्यूटी होगा ना, उस वक्त क्या होगा, लिमिट x गोज टू a लेफ्ट से और राइट से, वो दोनों इक्वल होंगी और उसका आंसर इक्वल होगा डिफाइन लिमिट के। मतलब कि वो पॉइंट जिस पे हम चेक करना चाह रहे हैं कंटिन्यूटी, उसको जब पुट करेंगे फंक्शन के अंदर, तो उसका आंसर वही आए जो लेफ्ट और राइट लिमिट का आता है। उस केस वक्त हम कह सकते हैं कि फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू a। अब रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी कब होगी? रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी उस वक्त होगी कि अगर f ऑफ a इज नॉट डिफाइंड बट लिमिट एग्जिस्ट। अगर लिमिट एग्जिस्ट कर जाए लेकिन a पे फंक्शन डिफाइंड ना हो, तो उस सूरत में भी क्या होगा कि हमारे पास ये आंसर तो आ गया, ये आंसर भी आ गया, लेकिन दोनों का आंसर बराबर नहीं है, तो हम कह सकते हैं कि ये रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी है। जैसे यहाँ पे बताया हुआ है, ये रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी का ग्राफ है। मतलब एक पॉइंट पे फंक्शन यहाँ पे डिफाइन नहीं है, एग्जिस्ट ही नहीं करता, जिस पॉइंट पे हम कंटिन्यूटी चेक कर रहे हैं, लेकिन वैसे हमारे पास जो है वो उसकी लिमिट एग्जिस्ट करती है, तो इसको बोलेंगे रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। अब जंप डिसकंटिन्यूटी क्या है कि लेफ्ट और राइट लिमिट जो है वो एग्जिस्ट इक्वल ना हो, ठीक है, और फंक्शन डिफाइंड हो। देखिए यहाँ पे हमारे पास बच्चों, अब यहाँ पे किसी भी पॉइंट पे वैल्यू पुट करें फंक्शन के अंदर तो कोई ना कोई आंसर आ जाएगा, डिफाइन होगा। यहाँ पे क्या था, जब पॉइंट पुट करते हैं फंक्शन के अंदर तो आंसर नहीं आता, वो अनडिफाइंड आ जाता है या इन्फिनिटी आ जाता है। लेकिन इस केस में हमारे पास वो क्या होता है, वो आंसर तो आता है लेकिन लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट का आंसर ही बराबर नहीं आता, तो हम कह सकते हैं कि ये जंप है, ठीक है, डिसकंटिन्यूटी। और इनडेफिनिट डिसकंटिन्यूटी क्या होता है कि जो लेफ्ट हैंड लिमिट होती है उसका आंसर प्लस माइनस इन्फिनिटी आ जाता है और राइट हैंड लिमिट का आंसर भी प्लस माइनस इन्फिनिटी आ जाता है। तो प्लस इन्फिनिटी आ सकता है या माइनस इन्फिनिटी आ सकता है, तो मैं कह सकता हूँ यहाँ पे कि वो इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी होगा। मतलब कहने का कि तीनों चीजें वो इक्वल नहीं होती, इस वजह से हम डिसकंटिन्यूटी कह रहे हैं, ठीक है। अब एक एग्जांपल करते हैं, 19वीं एग्जांपल उसने लिखी हुई है बच्चों। 19वीं एग्जांपल में उसने ना 3 क्वेश्चन लिख दिए, वो आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए। अब यहाँ पे पहला क्वेश्चन लिखा हुआ, इसने फंक्शन एक लिख दी है, उसने कहा तीनों को चेक करना है फंक्शंस को एट x इज इक्वल टू 3 पे कि कंटिन्यूटी है या नहीं। अब बच्चों पहले केस पे चेक करता हूँ, यहाँ पे मैं पहले अगर मैं x की जगह पे 3 पुट करूँ तो यहाँ पे डिफाइन लिमिट चेक कर रहा हूँ, तो यहाँ पे आंसर नीचे कैंसिल होकर आंसर 0 आ जाएगा। समथिंग ओवर 0 जवाब क्या आ जाता है, अनडिफाइंड आ जाएगा, क्योंकि अभी लिमिट नहीं अप्लाई कर रहे। तो इस पे हमारे पास वैल्यू नहीं आ रही फंक्शन की, मतलब हम कह सकते हैं कि f पे वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती x इज इक्वल टू 3 की, ठीक है। लेकिन मैं अगर लेफ्ट हैंड लिमिट लूं या राइट हैंड लिमिट लूं तो वो उसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो अब वैल्यू नहीं आ रही, तो देखिए वैल्यू जिसपे नहीं आती तो वो हमारे पास क्या होती है, वो हमारे पास रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी होती है। तो मैं वही बात लिखूंगा यहाँ पे, देखें उसने ये बताया हुआ है। लेकिन अब दूसरी तरफ देख लें, ये देख लें पहले साथ ही, f is not defined but this exist, और हम f कह सकते हैं रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। मैंने बता दिया ना, अभी मैं सॉल्व करके बता देता हूँ जिससे इसने किया होगा बिल्कुल।
अब साथ ही इसको चेक करते हैं जी ऑफ एक्स को। अब देखो डिफाइन लिमिट दी हुई है एक्स इज इक्वल टू 3 की, उसने बता दिया 6 आंसर आता है, लेकिन एक्स नॉट इक्वल टू 3 पे बता दिया उसने आंसर, मतलब लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट निकालने की जरूरत नहीं, वो कहते हैं डायरेक्ट निकाल लें लिमिट इस पे, तो इस पे निकाल लें और इसी तरह इसको निकाल लें, तो दोनों की डायरेक्ट लिमिट निकल आएंगी, वो सेम निकलेगी। वो पुट करें 3 इसके ऊपर, तो वो इसको ओपन करें एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को, एक्स स्क्वायर माइनस 9 जो कि 3 का स्क्वायर है, तो एक बार प्लस एक बार माइनस आ जाएगा, तो कैंसिल होने के बाद हमारे पास वो x प्लस 3 आ गया, तो वहां से आंसर 6 आ गया। ठीक है, तो इस पे डिफाइन लिमिट का आंसर क्या आता है 6 आता है, और लिमिट का आंसर क्या आ गया वो भी 6, तो इसका मतलब है ये कंटिन्यूट हो गया। लेकिन यहाँ पे डिफाइन लिमिट का आंसर 3 लिखा हुआ है, लेकिन इसका आंसर कितना आता है 6 आता है, तो वो क्या होगा डिसकंटिन्यूट होगा, लेकिन उसमें लेफ्ट और राइट लिमिट के आंसर इक्वल नहीं आता, तो वो उसमें होगा जंप डिसकंटिन्यूटी होगी एच वाले केस में। देखो एच वाले केस में क्या होगी वो सॉरी एच वाले केस में भी जंप नहीं होगी, क्योंकि हमारे पास वो लेफ्ट राइट लिमिट निकाल नहीं रहे, बल्कि हमारे पास वैल्यू और जो है वो दूसरे वाली चीज इक्वल नहीं है। ठीक है, तो वो हम क्या कहेंगे रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी है। देखिए अब यहाँ पे उसने लिखा हुआ है कि ये तो बात क्लियर होगी ना, एफ वाली जी वाले का आंसर हमारे पास 6 आता है लिमिट का, तो ये देखो ना लिमिट का आंसर जी वाले का क्या आता है 6 आता है, एट एक्स इज इक्वल टू 3 पे आंसर 6 है, और लिमिट के अंदर पुट करने से आंसर तभी 6 आता है, 3 पुट किया आंसर फंक्शन के अंदर तो आंसर तभी 6 है, लिमिट पे देखें तो तभी 6 है, तो एफ का जी कंटिन्यूस है एट एक्स इक्वल टू 3 पे। लेकिन एच पे देखें तो डिफाइन लिमिट का आंसर 3 होता है, लेकिन लिमिट का आंसर चेक करें तो 6 होता है, तो हम कह सकते हैं ये तीनों इक्वल, ये दोनों इक्वल नहीं है, तो एच इज रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी, और दूसरा भी जो था एफ भी रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी था। तो इसी तरह से बच्चों हम क्या करेंगे, एग्जांपल में 20 जो है उसको देख लें। अब उसने कहा है कि चेक करनी है कंटिन्यूटी एट एक्स इज इक्वल टू 2 पे, पहले लेफ्ट हैंड लिमिट लेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट में देखते हैं कि 2 लेफ्ट से आ रहा है तो छोटा होगा 2, तो उसमें एक फंक्शन क्या पुट होगा 2x होगा, तो x की जगह 2 पुट किया तो 2 2 4 आ जाएगा। अब राइट हैंड लिमिट में चेक करते हैं बच्चों, तो हमारे पास यहाँ पे ये चीज आ जाएगी, तो उसमें हमारे पास क्या आ जाएगा, पुट करें 2 2 का स्क्वायर 4, तो 4 में से 2 गया तो 2 आ गया। ठीक है, तो अब वैल्यू चेक करें इस पे, वैल्यू में इक्वल आता है, तो वो इक्वल में हमारे पास ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2, तो हम लिख लेंगे एफ ऑफ एक्स, ये पे लिख लें, यहाँ पे लिखा होगा एफ ऑफ एक्स इट इज इक्वल टू हमारे पास होगा एक्स स्क्वायर माइनस 2। तो अब इसके अंदर बच्चों हम वैल्यू पुट करेंगे 2, जब यहाँ पे 2 पुट करूंगा हमारे पास तो क्या बनेगा, यहाँ पे भी 2 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि जैसे उसने लिखा हुआ है, तो 2 का स्क्वायर हमारे पास क्या आ जाएगा बच्चों, यहाँ पे वो 4 हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 4, 4 में से 2 निकालेंगे तो 2, तो डिफाइंड लिमिट का आंसर 2 आ गया, लेफ्ट लिमिट का लिमिट आंसर 4 आ गया, और राइट लिमिट का आंसर जो है वो क्या आ गया 2 आ गया। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे फिर क्या होगा, हम कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट का आंसर जो है 4 आ गया, राइट हैंड लिमिट का आंसर 2 आ गया, और वैल्यू का आंसर 2 आ गया, तो हम कह सकते हैं कि तीनों चीजें इक्वल नहीं आई। ठीक है, मतलब कि लेफ्ट और राइट लिमिट ही इक्वल नहीं आई, जब लेफ्ट और राइट लिमिट ही इक्वल नहीं आती तो वो जंप डिसकंटिन्यूटी होता है, ये हमने बात पहले पढ़ ली है। ये देखिए मैं दिखा देता हूँ आपको, जब लेफ्ट और राइट लिमिट इक्वल नहीं होती तो वो क्या होती है, जंप डिसकंटिन्यूटी होती है। ठीक है, यही हमने बात यहाँ पे की थी। अब इसी तरह से हमारे पास नेक्स्ट फंक्शन चेक करना है शो डैट एफ, तो जब लिखा हो ना बेटा शो डैट, तो बेटा शो डैट जो होता है ना हमारे पास, उसमें ये बात ज़हन नशीन कर लें कि उसने कहा है कि दिखाएं, मतलब जब क्वेश्चन वाला कह रहा है तो इसका मतलब ये है कि इसका आंसर कंटिन्यूस लाजमी होगा। ठीक है, तो अब देखें यहाँ पे जरा पहले चेक करनी है -2 पे, लेफ्ट हैंड लिमिट लेंगे तो वो ये वैल्यू पुट करेंगे फंक्शन के अंदर, राइट लिमिट पुट करेंगे तो ये वैल्यू होगी, और इक्वल में देखेंगे तो तब भी यही होगा। देखे जाए यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट पे देखें तो ये पुट किया तो यहाँ पे 2 आ गया, तो -2 5 निकालें तो कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। इसी तरह राइट हैंड लिमिट पे देखेंगे तो ये 3 आ गया, और वैल्यू में देखेंगे तो वो हमारे पास पुट किया -2 पे देख रहे थे, -2 का स्क्वायर -1, तो यहाँ से बच्चों वैल्यू 3 आ गई, तो तीनों चीजों का आंसर इक्वल है, तो हम कह सकते हैं लेफ्ट लिमिट राइट लिमिट और वैल्यू इक्वल है, देयरफॉर हम कह सकते हैं एफ इज कंटिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू -2। इसी तरह से बच्चों अब वो कहता है कि कंटिन्यूटी ओवर एन इंटरवल, अब अगर हमारे पास कोई इंटरवल दिया हुआ है क्लोज इंटरवल, तो हमें उस क्लोज इंटरवल पे बताना है कि फंक्शन कंटिन्यूस है या नहीं। तो हमें इसकी डेफिनेशन ये है कि अगर वो कंटिन्यूटी हम चेक कर रहे हैं ओवर द होल इंटरवल पे चेक कर रहे हैं, तो बच्चों क्या होगा कि फंक्शन कंटिन्यूस होगा हर पॉइंट के ऊपर इस इंटरवल के अंदर। कोई बात उसने कही हुई है कि फंक्शन एफ इज कंटिन्यूस ओवर एन इंटरवल दिस इफ इट इज कंटिन्यूस एट एवरी पॉइंट विद इन द इंटरवल। ठीक है, तो अब इसी तरह से एक फंक्शन ले लिया एफ ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 6, तो चेक पूछता है कि बताएं जी ये फंक्शन कंटिन्यूस है
ठीक है, तो ये फंक्शन कंटिन्यूस है फॉर एनी रियल एक्स, ठीक है, बिकॉज क्योंकि आप किसी भी पॉइंट किसी भी कोई भी पॉइंट 2 देख लें, एक्स की जगह 2 लिखें, 3 लिखें, 4 लिखें, 5 लिखें, -1 -2 -3 कुछ भी नंबर लिख दें आप यहाँ पे, कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं लिखना बस, ठीक है, तो उस पे फंक्शन जो है वो डिफाइंड भी होगा और उसकी लिमिट भी एक्सिस्ट करेगी, ठीक है जी, ये फंक्शन की बात कर रहा हूँ। इस वजह से हम कह सकते हैं कि ये फंक्शन एफ कंटिन्यूस है ओवर द होल इंटरवल, कौन सा रियल लाइन रियल नंबर्स का है, ठीक है। अब नेक्स्ट वो कहता है 22वें एग्जांपल में वो कहता है चेक द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, वो डिसकंटिन्यूटी चेक करने के लिए कहता है। तो बच्चों जब डिसकंटिन्यूटी चेक करनी हो ना, तो बेटा याद रखिएगा जो फ्रैक्शन से नीचे वैल्यू होती है ना उसको इक्वल टू 0 रख लेना, ठीक है। अब एक फ्रैक्शन से नीचे वैल्यू जो थी उसको आपने इक्वल किसके रख लिया बच्चों, 0 के इक्वल रख लिया, इसके इक्वल रख लिया आपने बच्चों, यहाँ पे 0 के इक्वल रख लिया। देखें जरा, जब 0 के इक्वल रखा तो बच्चों यहाँ से हमारे पास क्या चीज क्रिएट होगी, यहाँ से x कॉमन निकाल लिए, पीछे क्या रह गया x स्क्वायर माइनस x विच इज इक्वल टू 0। अब फर्स्ट वैल्यू भी इक्वल टू 0 आएगी और यहाँ पे इसको ओपन कर लेंगे, x का स्क्वायर माइनस यहाँ पे दूसरी वैल्यू 1 का स्क्वायर, तो एक बार प्लस एक बार माइनस आ जाएगा, तो x भी इक्वल टू 0, x माइनस 1 भी इक्वल टू 0 और x प्लस 1 भी इक्वल टू 0। तो वहां से वैल्यू क्या आएगी, x की वैल्यू आ जाएगा 0, ठीक है, x माइनस 1 पे वैल्यू क्या आ जाएगी, -1 उधर चला जाएगा तो +1, और जब +1 पे देखेंगे तो वो +1 उधर चला जाएगा तो -1। तो ये तीन नंबर्स जो हैं जब हम पुट करेंगे इस फंक्शन के अंदर तो हमारे पास फंक्शन जो है वो डिसकंटिन्यूस होगा, ठीक है। उसने हमसे ये पूछा था कि सिर्फ डिसकंटिन्यूटी बता दें, बेटा जब भी डिसकंटिन्यूटी पूछी जाएगी तो फ्रैक्शन से नीचे वाली वैल्यू को आप जो है वो इक्वल टू 0 रख दोगे और वहां से डिसकंटिन्यूटी आप चेक कर सकते हो, ठीक है। इसी तरह से बच्चों अब एक्सरसाइज 3.4 है। अब 1 से लेकर 10 तक क्वेश्चन जो है उसने पूछा है कि बताएं जी डिसकंटिन्यूटी चेक कर। फिर 11 से 16 तक क्वेश्चन में बता रहा है कि बताएं जी डिसकंटिन्यूटी बताएं कौन सी है, रिमूवेबल है, जंप है, ये इनडेफिनेट है। और लास्ट 17 से 20 वाले में पूछ रहा है कि वो बताएं जी कंटिन्यूटी है, ये शो करना है आपने, ठीक है। तो अब मैं आपको जो है वो इसके क्वेश्चंस पे लेके चलता हूँ ताकि आपको बात ज्यादा जरा क्लियर हो जाए, ठीक है। एक्सरसाइज 3.4 है। एक्सरसाइज 3.4 में 1 to 10 का क्वेश्चन जब सिर्फ डिसकंटिन्यूटी चेक करनी है आपने। तो पहला फंक्शन मैंने लिखा एफ ऑफ एक्स। तो बच्चों अब यहाँ पे किसी भी पॉइंट पे आप बेटा याद रखिएगा, वैसे भी आप जो हमारे पास पोलिनोमियल फंक्शन होता है ना, जो कि पी ओवर क्यू एक्स में ना लिखा जाए, सिंपल ऐसे लिखा जाए, पोलिनोमियल फंक्शन कोई भी हो, ये मैं आप जनरल रूल बता रहा हूँ, नोट में आपने लिख लेना, एमसीक्यूज में भी आ सकता है कि पोलिनोमियल फंक्शन कोई भी हो वो बेटा हमारे पास ऑलवेज कंटिन्यूस होता है फॉर ऑल रियल नंबर्स पे। पोलिनोमियल पोलिनोमियल फंक्शन आर ऑलवेज कंटिन्यूअस एट ऑलवेज कंटिन्यूस ओवर ओवर रियल नंबर्स। ठीक है, तो अब यहाँ पे अब पोलिनोमियल इससे जो जहन में होना चाहिए कि पोलिनोमियल फंक्शन किसको कहते हैं, मैंने बताया भी हुआ प्रीवियस लेक्चर में आपको, बेटा वेरिएबल की जो पावर है ना वो होल नंबर होनी चाहिए। होल नंबर से मुराद है कि 0 1 2 3 4 5 6 ऐसे नंबर आना चाहिए कोई भी वेरिएबल की पावर में, तो उसको पोलिनोमियल फंक्शन कहेंगे। तो यहाँ पे सिंपली आप चेक भी करना चाहो तो चेक भी कर सकते हो, अदरवाइज डायरेक्ट भी ठीक है। एफ इज कंटिन्यूस फॉर एनी रियल नंबर एक्स बिकॉज एफ इज डिफाइंड फॉर एनी रियल नंबर, ठीक है। सो हम कह सकते हैं लिमिट एग्जिस्ट करेगी ए बिलोंग टू रियल नंबर से, ठीक है। आप चेक करना चाहो तो 1 पे चेक कर लो, 2 पे चेक कर लो, 3 पे चेक कर लो, 4 पे, -1 पे, -2 पे, किसी भी नंबर पे आप चेक कर लो एक्स की जगह पे, या 1/2 पुट कर लें, फ्रैक्शन में नंबर को पुट कर लें, बस अयोटा वाला नंबर नहीं पुट करना, तो फंक्शन कंटिन्यूस होगा, ठीक है। तो वैसे भी इस रूल बता दिया मैंने आपको क्योंकि वो थ्योरम है ये भी कि पोलिनोमियल फंक्शन इज ऑलवेज कंटिन्यूस ओवर द रियल नंबर्स। तो इसी तरह से बेटो एग्जांपल नंबर क्वेश्चन 5 है। अब इसमें फ्रैक्शन आ गई, तो अब फ्रैक्शन से नीचे वाले को उसने पूछा है कि डिसकंटिन्यूटी चेक करनी है, तो फ्रैक्शन से नीचे वाले को पुट कर लें 0 के इक्वल। 0 के इक्वल पुट किया तो वहां से वैल्यू क्या आ गई, x इज इक्वल टू 3, तो x इज इक्वल टू 3 पे फंक्शन डिसकंटिन्यूट होगा ये वाला, ठीक है। तो डायरेक्ट हम चेक कर लेंगे।
अब देखो ना, मैंने दो बातें बता दी कि जो पोलिनोमियल फंक्शन होगा वो डायरेक्ट बता देंगे कंटिन्यूस है, लेकिन जो दूसरा होगा फ्रैक्शन वाला, उसमें फ्रैक्शन वाले जो फ्रैक्शन से नीचे वाली वैल्यू है उसको इक्वल टू 0 को पुट करेंगे, और जितनी वैल्यू आंसर आएंगे एक्स के तो वो उतने ही पॉइंट्स पे वो फंक्शन डिसकंटिन्यूट होगा। अब इसी तरह से इस नीचे वाले को फ्रैक्शन वाले को 0 के इक्वल पुट करेंगे, तो जब 0 के इक्वल पुट किया तो वहां से इसके फैक्टर बनाए 5x और 2x, तो जब सॉल्व किया तो हमारे पास यहाँ पे x 5 आ गया, -2 आ गया, तो हम कह सकते हैं 5 और -2 पे फंक्शन ये वाला डिसकंटिन्यूट है। ठीक है, डिसकंटिन्यूस है। अब नेक्स्ट है 11 से 16 तक क्वेश्चन है, उसने कहा है कि डिसकंटिन्यूटी आप बतानी है कि कौन सी है, क्या वो रिमूवेबल टाइप है, क्या वो जंप टाइप है या इन्फिनिटी टाइप है। मैंने 12वां क्वेश्चन लिया, तो अब पहले चेक करते हैं यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट ली, तो लेफ्ट हैंड लिमिट लेंगे तो ये पुट करेंगे x क्यूब आएगा, तो पुट किया तो यहाँ पे 1 की पावर क्यूब तो 1 ही आ जाएगा। राइट में पुट करेंगे तो नीचे वाला आ जाएगा, राइट हैंड लिमिट में 3 - x, तो वहां से आंसर 2 आ गया। अब लेफ्ट और राइट लिमिट बराबर नहीं है, ठीक है, और वैल्यू भी चेक कर लें, वैल्यू पुट की तो आंसर 1 आ गया, वैल्यू डिफाइन है, तो हम कह सकते हैं जिसमें लेफ्ट और राइट लिमिट इक्वल ना हो तो वो जंप डिसकंटिन्यूटी होती है, ये मेरे बात इस बात का पता है, लेकिन f(1) पे फंक्शन डिफाइंड है। अब 14वें क्वेश्चन में देख लें, तो वहां पे मॉड है, तो पहले हम लिमिट लेफ्ट लिमिट पे निकाल लेंगे। अब देखो ना, ये पे मॉड है, उसने कहा, उसने नॉट इक्वल लिखा हुआ है, तो अब यहाँ पे कहा नहीं हुआ कि लेफ्ट कौन सी या राइट कौन सी, तो हमें पता है कि जब मॉड आ जाए तो लेफ्ट और राइट निकालनी पड़ेगी लाजमी। तो लेफ्ट लिमिट जब निकालेंगे बच्चों, तो हम 1 जब लेफ्ट से आएगा, नोट करें जरा यहाँ पे बच्चों, अब यहाँ पे 1 से आ रहा है लिमिट, जब 1 लेफ्ट से आ रही है तो मतलब इसका आंसर क्या होगा, लिमिट 0.99999। अब जब यहाँ पे x की जगह पे 0.9999 पुट करेंगे, मुझे बताएं कि यहाँ पे ये प्लस का है, ये -1 है, तो -1 में से जब ये निकालें तो आंसर क्या आएगा, नेगेटिव में आंसर आएगा ना, 0 पॉइंट समथिंग, -0 पॉइंट समथिंग। तो बच्चों आंसर जब नेगेटिव में आ गया तो हमें पता है मॉड का आंसर पॉजिटिव होता है हमेशा, तो हमने खुद से माइनस से मल्टीप्लाई कर दी ताकि ये सारा पॉजिटिव हो जाए, तो -x आ गया यहाँ पे, और यहाँ पे माइनस माइनस पॉजिटिव 1 ओके, तो लिमिट पुट कर दे तो 1 -1 और +1 आपस में कैंसिल हो गए, तो आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा। सिमिलर वे से बच्चों हमने क्या करना है, इधर करना है, राइट हैंड लिमिट में देखें, राइट हैंड लिमिट में चेक करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, उसमें जारी बात है कि वो 1.11 होगा, तो वो बड़ा है -1 से, तो वो पॉजिटिव ऑलरेडी पॉजिटिव है, तो उसको नेगेटिव से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, तो पुट की लिमिट तो आमने सामने वैल्यू कैंसिल, तो आंसर 0 आ गया। अब वैल्यू पे चेक करेंगे, तो वैल्यू जब पुट करेंगे तो हमारे पास 1 आ गया, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट का आंसर इक्वल नहीं है। देखो यहाँ पे बच्चों, यहाँ पे बच्चों हमारे पास लेफ्ट लिमिट का आंसर आया 0, राइट लिमिट का आंसर क्या आया 0, लेकिन डिफाइन लिमिट का आंसर क्या आ गया, 1 आ गया। ठीक है, क्योंकि उसने क्वेश्चन वाले ने बताया भी हुआ था हमें कि डिफाइन लिमिट का आंसर क्या है, 1 है। ठीक है, तो हम कहेंगे डिफाइन अब इक्वल नहीं है, लेफ्ट और राइट लिमिट इक्वल है, तो हम बोलेंगे कि इस केस में हम जो है वो उसको बोलते हैं रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। इसी तरह से बच्चों ये क्वेश्चन है 17वां क्वेश्चन, उसमें उसने कहा है कि चेक करना है। अब 17वें क्वेश्चन में वो कहता है कि चेक करें कंटिन्यूटी, डिस्कस कंटिन्यूटी करें, तो अब डिसकंटिन्यूटी डिस्कस करने के लिए मैं बता दिया गया एट ए इज इक्वल टू 2 पे, तो पहले लेफ्ट हैंड लिमिट लेंगे, तो लेफ्ट हैंड लिमिट लेंगे तो बच्चों हमारे पास 2x + 5 होगा, राइट लिमिट लेंगे तो 4x + 1 होगा, और इक्वल लेंगे तो वो 2x + 5 होगा। तो पहले लेफ्ट लिमिट पुट किया तो वैल्यू 9 आ गई, राइट लिमिट में पुट किया तो आंसर 9 आ गया, और वैल्यू में पुट किया तो आंसर तब भी 9 आ गया। तो सो हम कह सकते हैं लेफ्ट लिमिट राइट लिमिट का आंसर बराबर है और वैल्यू का आंसर भी बराबर है, सो एफ इज कंटिन्यूस। ठीक है, तो इसी तरह से बच्चों आपने बाकी क्वेश्चन भी इसी तरह परफॉर्म करने हैं। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज सप्लीमेंट्री एक्सरसाइज 3 है, इसको बच्चों आपने देखना है, ये भी वैसे ही है जैसे मैंने अभी पूरा चैप्टर आपको करवाया है। अब इसी तरह से बच्चों मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है चैप्टर 3 के, तो वो भी बहुत आसान है, जिसको चैप्टर समझ आ गया होगा वो मल्टीपल चॉइस करना उसके लिए बहुत आसान है, उसके लिए मुश्किल नहीं होगी, तो जिसको नहीं समझ आया उसके लिए फिर जो है वो वाकई प्रॉब्लम होगी। उम्मीद है कि बच्चों आपको ये सारे टॉपिक्स समझ आ गए होंगे। स्टूडेंट्स, इफ यू हैव एनी क्वेश्चन देन राइट इन कमेंट बॉक्स और इन व्हाट्सएप ग्रुप। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।